भाई हमने बैंकिंग स्टार्ट किया था, तो इसका एक रिविजनरी इंट्रोडक्शन मैं लोगों को फिर से दे दूं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका काम होता है टू टेक मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस एंड टू गिव दैट मनी टू दोज हु रिक्वायर इट, दैट इज द डेफिसिट यूनिट्स। इस इंस्टीट्यूशन का काम है कुछ लोगों से पैसा लीजिए और ये पैसा कुछ लोगों को दे दीजिए। वन हु गिव द मनी टू दीज इंस्टीट्यूशंस, उनको इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंस्टीट्यूशंस जिनको पैसा देते हैं उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप भी अगर अपना पैसा ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके देंगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंस्टीट्यूशन अगर पैसा मेरे को देता है तो मैं उसको इंटरेस्ट दे दूंगा। तो आपको अगर ये इंस्टीट्यूशन बोल रहा है दैट वील गिव यू 8% इंटरेस्ट जो आपने डिपॉजिट किया, और मेरे से कह रहा है कि आपसे हम 17% इंटरेस्ट लेंगे, तो इनकी सो कॉल्ड कमाई है 17% और खर्चा कितना है चलन 8%। बीच का जो डिफरेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉफिट। बट ये बीच का डिफरेंस सो कॉल्ड आपको नजर आ रहा है 9%, एक्चुअली 9% है नहीं। क्यों नहीं है सर? 100 करोड़ रुपए कुछ लोगों के पास सरप्लस था, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को दे दिया। इस इंस्टीट्यूशन ने ये पैसा सो कॉल्ड आगे बांट दिया, लेंड कर दिया, बट पूरा नहीं बांटा। कुछ पैसा इन्होंने अपने पास रखा है, लेट अस से 20%, बिकॉज ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप जैसे लोग जिन्होंने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए वो इस पैसे को कभी ना कभी वापस लेने आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही आगे लैंड कर सकते हैं, पूरा पैसा लैंड नहीं कर सकते। और उस 80 करोड़ पे कितना चार्ज करेंगे चिल्ड्रन? 17%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 80 करोड़ का 17% इज व्हाट, तो आपका जवाब होगा सर 13.6 करोड़ रुपीज। तो 13.6 करोड़ रुपीज इस इंस्टीट्यूशन की इनकम है, 8 करोड़ रुपए इस इंस्टीट्यूशन का खर्चा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 5.6 करोड़ का। इसी में ये इंस्टीट्यूशन अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, बिल्डिंग रेंट पे है तो उसका किराया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर, झेलेंगे, बेयर करेंगे। और इस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? बैंक। और इनको जो कंट्रोल करता है इनके पापा, उन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस वाले का नाम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था? फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम। और इंग्लैंड में भी बताया था, क्या नाम था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो इंस्टीट्यूशंस ये सारी हरकतें करते हैं चिल्ड्रन, उन्हें आप क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स। आगे इनका और वृद्ध आकार और रूप आपको बताया जाएगा। ये गांव में भी होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक काम भी करते हैं, कभी कभी ये नॉर्मल पब्लिक के साथ डील करते हैं, कभी कभी सो कॉल्ड ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर आगे की कहानी है। तो आई होप सो एवरीबडी समवॉट इन नटशेल अंडरस्टूड व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस कर लिए थे। 4 तरह के डिपॉजिट्स बैंक ले सकता है आपसे। जो पैसा आप रोजमर्रा के जीवन में डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, सेविंग अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स ओपन हो सकता है बच्चों, 18 साल की लिमिट यहाँ पे नहीं है। बिजनेसमैन अपना पैसा डिपॉजिट करे, इन टाइम्स ऑफ नीड विड्रॉ करे। जितना डिपॉजिट किया था, अच्छे रिलेशन है बैंक के साथ, तो आप उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये सुविधा आपको किस अकाउंट में मिलती है? करंट अकाउंट में चल रहा है। एवरी मंथ वी डिपॉजिट, और लम सम 2-4 साल के बाद पैसा पूरा निकालने इंटरेस्ट के साथ, दैट डिपॉजिट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? रेकरिंग डिपॉजिट। वन टाइम लमसम डिपॉजिट कर दें इंटरेस्ट के साथ, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल विड्रॉ कर लेंगे इंटरेस्ट के साथ, इट इज नोन एज टर्म डिपॉजिट, और लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स। सिमिलरली 4 तरह से बैंक लेंड भी करता है पैसा। बिजनेसमैन को जो पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, इट कुड बी ओवर एंड अबव जितना उन्होंने जमा किया होगा, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। समझ में आ गया? आपने अपने कस्टमर को सामान बेचा, उससे कागज के टुकड़े पे साइन करा लिया, दैट कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज। आप बैंक के पास जाएं और बोले थोड़ा कट पीट के पैसा इसके बदले में दे दो, बैंक कहेगा नो प्रॉब्लम, इट इज नोन एज चिल्ड्रन डिस्काउंटिंग। समझ में आ गया? आपने एमबीए करना है आईएम से, 25 लाख रुपए फीस है, पापा ने कहा क्या करें, आपने कहा अपने पैसे घर पे रखिए, हम लोन ले लेंगे, अपनी सैलरी से पे कर देंगे, खुददारी इफेक्ट। बैंक आपको लोन देता है इन पर्पसेस के लिए, जिन्हें क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? टर्म लोन। इसे एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? टर्म वर्ड का मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आपको लोन दिया गया है, उसके बाद आपसे हम पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस वसूलना स्टार्ट करेंगे। इज दैट मच अंडरस्टूड? वेल,
आपकी दुकान पे जो स्टॉक रखा है उसके बेसिस पे भी हम आपको एडवांस देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, कैश क्रेडिट। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई थी लास्ट लेक्चर तक। अब आगे, तो देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपने ये सब तो समझ लिया था, हमने कुछ पढ़ लिए थे व्हाट इज कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शंस आल्सो। ये सारे एजेंसी फंक्शन हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है विद व्हाट इज कॉल्ड एज जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो पहला जनरल यूटिलिटी फंक्शन है दैट बैंक गिव्स अस व्हाट, लॉकर फैसिलिटी। बैंक इसका रेंट चार्ज करेगा, फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता दुनिया में, और जितना बैंक रेंट लेगा उसका 20 टाइम, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स, 30 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होता है। तो बैंक अगर लॉकर रेंट आपसे 1,000 रुपए साल का ले रहा है चिल्ड्रन, एनुअल होता है, तो 20,000 रुपए तक का इंश्योरेंस है। अगर आपके लॉकर से सामान चोरी हो जाए बाई चांस, तो बैंक बस 20,000 आपको देगा। ये नहीं कि मेरे लॉकर में तो 2.5 कुंटल सोना रखा हुआ था, तो लॉकर में रखे हुए सामान की कोई जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है, सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस, वो भी अभी ये 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले तो वो भी नहीं था। आपके लॉकर में जो सामान रखा है जाए लुट जाए, बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। खोपड़े में बात गई, तो ये मत सोचिएगा अगर आपने 10 लाख रुपीस का गोल्ड बैंक में रखा है तो बैंक इज गोइंग टू गिव यू द गारंटी कि अगर चोरी हो गया, डकैती हो गई बैंक में, तो हम आपको 20 लाख दे देंगे। बैंक एक फूटी कौड़ी नहीं देगा आपको। जितना रेंटल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर ऑफ टाइम्स, वो डिपेंड करता है आपने बैंक के साथ क्या अग्रीमेंट किया है। कुछ बैंक्स एक फिक्स्ड इंश्योरेंस भी देते हैं, भाई 5 लाख का इंश्योरेंस ले लो, चलो लॉकर पे 10 लाख का इंश्योरेंस ले लो, फिर आपने जो पेमेंट किया इंश्योरेंस चार्जेस का, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। बट नेवर अज्यूम कि लॉकर में जो आपने एसेंशियल्स रखे हैं बैंक कभी भी उसकी गारंटी लेता है, बैंक इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो कभी आप अगर मम्मी पापा के साथ बैंक लॉकर ऑपरेट करने गए हो चिल्ड्रन, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द बैंक मैनेजर और द एम्प्लॉय इन चार्ज, वो की ओपन करता है, 2 लॉक्स होते हैं, आप अपनी की पहले लगा के ट्विस्ट करते हैं, फिर वो अपनी की से ओपन करेगा तो पूरा लॉकर खुल जाता है, और फिर वो सीधे वहां से फुट लेता है। समझ में आ गया? नहीं तो वो लोग डंडे लेके गई हैं, ईयरफोन की बात नहीं कर रही थी। क्या हुआ, उनका ये कुछ पूछना हम लोग चाहिए? क्यों लेके जाएंगी वहां नया। चलिए, तो कुछ लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं मेरे साथ और पता नहीं क्या डिस्कशन करते हैं। चलें आगे बच्चों, लॉकर फैसिलिटी समझ में आ गया। तो ये लोगों के अंदर भ्रम रहा होगा कि भाई लॉकर में जितना सामान रखा है वो एकदम सुपर सेफ है। कुछ इतने बड़े बेवकूफ होते हैं, वो अपना ब्लैक मनी अर्नड, जिसपे टैक्स नहीं देना चाहते सरकार को, बैंक में जमा नहीं करेंगे, पता है कहां रखेंगे? लॉकर के अंदर। इस पे तो सजा है, क्योंकि अगर आपने ये एक्टिविटी की तो आप देश की मनी सप्लाई में एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप करेंसी बैंक में जमा कर दीजिए, चलेगा, जरूरत है घर पे रख लो भैया, बट लॉकर के अंदर कैश रखना अलाउड नहीं है। ये अगर किसी बैंक एम्प्लॉय ने देख लिया और रिपोर्टिंग कर दी बच्चों, तो रहना खाना पीना सब फ्री रहता है फिर उसके बाद। तो ये हरकत कभी मत करिएगा। कोई आपके जानने वाले अगर ये हरकत करते हो कि लॉकर में पैसा रख दें, रहेगा भी हमारे पास और किसी को पता भी नहीं लगेगा, तो इफ एनीबडी सीज टू दिस यू विल बी इनटू ट्रबल। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज लॉकर फैसिलिटी। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप कह रहे थे वैल्यूबल्स रखते हैं, सर अपना 25,000 का जूता खरीदा था रीबॉक का, वो रख सकते हैं? गोबर हटा के रखिएगा। चलिए, ट्रैवलर्स चेक, अब ये नहीं चलते, ये पुराने जमाने की अप्रोच हो गई। घूमने जा रहे हैं आप कहीं और 50,000 रुपए कैश सो कॉल्ड आपको लेके कैरी करना है, इट इज नॉट सेफ चिल्ड्रन। ये चोरी भी हो सकता है कि आप मेरे को अपने साथ ले चलिए, मैं पैसे संभाल के रख लूंगा, और सर आप ही भाग गए तो कोई बात नहीं, अपने ही घर में गया है पैसा। तो यहां पे आप बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमको 5-500 रुपए के 100 ट्रैवलर चेक दे दो। क्या दे दो? 100 ट्रैवलर चेक। तो एक तरह की करेंसी ही होती है प्रैक्टिकली ये। आप चेक की तरह ही इसको देखेंगे बच्चों। आप जिस शहर में घूमने गए, आप वहां के बैंक में जा सकते हैं प्रैक्टिकली, और इस चेक को प्रेजेंट करेंगे अपना साइन करके। बैंक चेक करेगा कि आपका सिग्नेचर मैच कर रहा है या नहीं। लाइक आपका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो आप एसबीआई की किसी ब्रांच में चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन न्यू दिल्ली और आप बेंगलुरु घूमने गए हैं, तो आप बेंगलुरु एसबीआई की ब्रांच में जाइए, इस चेक को प्रेजेंट करिए, साइन करिए, वो बैंक की ब्रांच आपको सो कॉल्ड कैश दे देगी। तो आपको कैश कैरी करने का जो झंझट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नॉर्मल चेक और इसमें अंतर क्या है? वेरी गुड, एक्सेलेंट। आज के जमाने में तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, आप बैंक अकाउंट दुनिया के किसी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। बट ट्रैवलर चेक कब चला करते थे चिल्ड्रन? मैंने तो अपनी जिंदगी में उसको देखा ही नहीं आज तक। आई एम 1980 बॉर्न, मैंने अपने जीवन में उसको आज तक नहीं देखा। तो ये लगभग 1995 के आसपास तो खत्म हो चुके हैं, ये चलन में है ही नहीं बेसिकली। ओके,
तो अब आपने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में अकाउंट खोला है, सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर सैंपल सब जमा है, समझ में आ गया। बेंगलुरु में जब आप एसबीआई की ब्रांच में जाते हो, बैंक का मैनेजर या इंप्लॉय टेलर ओपन करेगा कंप्यूटर, आपका चेक पे साइन चेक करेगा, अगर वैलिड होगा तो आपको पैसा दे देगा। इज दैट क्लियर? अब लोग कह रहे हैं सर खाली चेक लीफ ले जाएं। चेक लीफ आपको 25 मिलेंगी, 50 मिलेंगी, आप वो ले गए, मान लीजिए, आई रिपीट, आप वो ले गए, आपने अपना सिग्नेचर किया। बात बता रहा हूं उस जमाने की जब इंटरनेट प्रैक्टिकली था ही नहीं। तो कैसे बेंगलुरु ब्रांच का मैनेजर सर्टिफाई करेगा कि ये आप ही की चेकबुक है या ये आप ही का सिग्नेचर है? उसके पास कोई बैकएंड डेटा है ही नहीं। तो ट्रैवलर चेक पे एक तरह का डिमांड ड्राफ्ट की तरह बैंक का पहले से सिग्नेचर होता था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो यहां पे अथॉरिटी टू विड्रॉ पहले से दी गई है आपको। तो आप एसबीआई के ब्रांच में जाइए, कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, कहिए 500 रुपए के मेरे को 100 ट्रैवलर चेक दे दो। तो डिमांड ड्राफ्ट तो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, तो 500 रुपए के 100 ट्रैवलर चेक आपको बना के दे दिए जाएंगे। गो टू बेंगलुरु एसबीआई ब्रांच, प्रेजेंट करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? सर मान लीजिए ट्रैवलर चेक मेरे से कहीं गिर गया, तो कोई दूसरा जाके भी पैसा ले सकता है। दूसरा जाके पैसा इसलिए नहीं ले पाएगा बिकॉज आप अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, भाई आई एम इनटू बेंगलुरु, बेंगलुरु की सारी ब्रांचेस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे अलावा अगर कोई ट्रैवलर चेक को एनकैश कराने आता है तो कृपया करके उसको पैसे ना दे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलर चेक एंड अ नॉर्मल चेक। बात समझ में आ गई? पक्का? ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी को चेक काट के दिया 1 करोड़ का, उस इंसान से चेक गिर गया, 1 महीने तक आपको भी नहीं पता, उसने भी आपको नहीं बताया, और किसी दूसरे को चेक मिला, उसने अगर अकाउंट पे ही चेक भी होगा अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा के पैसा निकाल लिया, तो आपकी गलती है ना। ये तो वही बात होगी, सर चोट लग गई, डॉक्टर क्या सोच रहे हैं 2 साल बाद जाए, देख लें शायद सही हो जाए। भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, गलती हुई है, तो आपको उसका सो कॉल्ड एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा, तुरंत माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा उस एक्शन के ऊपर। तो ये तो आपकी बेवकूफी मानी जाएगी ना। क्रेडिट कार्ड गिर गया सर, एटीएम कार्ड नाली में गिर गया, नाली से कौन निकालेगा, छी सर, अरे बड़े बड़े दलित हैं यहाँ पे, समझ में गया? तो आप इन्फॉर्म करते, बैंक का हेल्पलाइन होता है ना, हॉट लिस्टिंग करा दीजिए। सर क्या जला दिया जाए गर्म करके उसको? आप उसको सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट कराते हैं, फ्रीज करा देते हैं, ताकि वो इस्तेमाल ना हो पाए। समझ में आ गया? तो क्या ट्रैवलर चेकअप नहीं चलते? लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको लेवाइस का स्टोर सेटअप करना है अपने शहर में। लेवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कह रहा है अपने बैंक जाओ, बैंक से एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि आप सही इंसान है कि नहीं, आप कल को हमारे पेमेंट्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बैंक विल गिव यू अ सर्टिफिकेट जिसपे लिखा होगा टू हूसोएवर इट मे कंसर्न, दिस इज टू सर्टिफाई दैट so and so is the student of Saurabh sir and is a very good person having accounts with us since last 10-15 years, maintains a good amount of balance and their checks have never been dishonored till date। ये ज्ञान लिटरेचर उसके अंदर लिखा होगा। जब ये लिटरेचर आप लेवाइस वालों को सबमिट करेंगे फ्रेंचाइज फॉर्म के साथ, तो वो आपको अपना फ्रेंचाइज सेंटर खोलने की परमिशन दे देंगे। फिर वो आपसे कहेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, कुछ बच्चे स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा देंगे, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस थाने से मिलता है। समझ में आ गया? वो पुलिस वाले लिख के देते हैं कि आपका कैरेक्टर एकदम सही है। हाँ मंजी प्रश्न पूछिए। नहीं, लेटर ऑफ रेफरेंस व्हाट इट इज डिफरेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज डिफरेंट। लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो ये बताएगा कि हम आपको जानते हैं, दैट्स इट। आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैसे हैं ये लेटर ऑफ रेफरेंस में नहीं लिखा होता। जैसे स्कूल आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देता है, स्कूल आपको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट देगा। अगर आपने स्टेट चेंज किया तो आपको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेट नहीं चेंज किया, सिर्फ इंस्टीट्यूशन चेंज किया, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है और वो न्यू दिल्ली जाके पढ़ता है, तो महाराष्ट्र का स्कूल उसको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट देगा, वो दिल्ली में जमा होगा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको एमसीडी को भेजेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कम हो गई और दिल्ली की बढ़ गई। उस पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि हमारा बजट बढ़ाओ, क्योंकि काफी बच्चे महाराष्ट्र से पढ़ने आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी और दिल्ली का बढ़ाएगी। तो वो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट एक एविडेंस होता है कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन स्टूडेंट की वजह से बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का अलग काम है और इमिग्रेशन का अलग काम है। तो जब आप 12th पास कर जाएंगे स्कूल आपको दोनों दे सकता है, बट एक आपको काम आएगा जब आपका स्टेट चेंज होगा, एल्स इमिग्रेशन का कोई काम नहीं होगा। ये मत सोचिएगा इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो एयरपोर्ट चले जाए इमिग्रेशन के लिए। समझ में आ गया? जैसे इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करना है एयर से, बाय प्लेन, डू यू नीड अ पासपोर्ट? नॉट एट ऑल। सिंपल आधार पैन भी आइडेंटिटी के लिए चल जाता है। बट अगर इंडिया के बाहर जाना है,
एक्सेप्ट नेपाल या वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे एमओयू साइंड है, वहां पे तो वीजा भी नहीं चाहिए होता, तो वहां पासपोर्ट तो जरूरी है, बट नेपाल के लिए तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड काम कर जाता है। कुछ कंट्रीज कहती हैं भाई वीजा ऑन अराइवल है, आप आइए यहीं पे स्टैंप लगा देंगे, पहले से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पासपोर्ट इंडिया के अंदर नहीं चाहिए, बट इंडिया के बाहर नेपाल के अलावा कुछ कंट्रीज में चाहिए होता है। ओके, क्या कह रहे हैं? एक्ट एज अ गारंटी, वो अभी आगे आएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में एक्ट एज अ गारंटी नहीं होता है, गारंटी सर्टिफिकेट आपको अलग लेना पड़ता है। उसके लिए हम बोलते हैं कि बैंक गारंटी लाके दो हमको। बैंक गारंटी भी मैं आपको इसी में समझाऊंगा। आप नहीं समझ रहे, नहीं नहीं, आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। एजेंसी फंक्शंस का मतलब व्हेन बैंक्स आर सर्टिफाइड टू डू दिस विद आरबीआई, ठीक है। अब मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्स ब्रांच है, मैंने सोचा कि भाई बिजनेस बड़ा करना है, चलो एक मोहल्ले में और ब्रांच खोल दो। वो ब्रांच बैंक गारंटी ले सकती है, बट उस ब्रांच को आरबीआई ने ऑथराइज नहीं किया। इस केस में आप इन छोटी ब्रांचेस को बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एक्सटेंशन काउंटर। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन काउंटर। ये मत सोचिएगा वो सड़क पे काउंटर लगा लिया बैंक वालों ने। तो मेन ब्रांच न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस पे है। अब इनको पालिका बाजार में भी एक ब्रांच खोलनी है, बट आरबीआई कह रहा नहीं अभी हम परमिशन तो नहीं दे सकते ब्रांच के लिए, आप एक टेम्परेरी ब्रांच खोलिए अभी, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम आपको ब्रांच का स्टेटस दे देंगे। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज को एफिलिएशन दे सकती है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती। तो अगर मान लीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी और मैं कहूं मेरे को एफिलिएट कर दो कोर्सेज चलाने के लिए, दे कांट डू सो, बट इफ इट इज अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी तब वो मेरे को एफिलिएशन दे सकते हैं। तो एसबीआई कनॉट प्लेस इज अ ब्रांच, और पालिका बाजार में उन्होंने क्या सेटअप किया? एक्सटेंशन काउंटर। दोनों जगह मैं पहुंचता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे को लेवाइस का फ्रेंचाइज लेना है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको 10 करोड़ के गुड्स तब सप्लाई करेंगे जब आपका बैंक गारंटी दे कि अगर सौरभ सर भाग गए तो पैसा कौन देगा। तो मेरा बैंक लेवाइस वालों को कितने की गारंटी देगा चलन? 10 करोड़ की। अब गारंटी का मतलब क्या होता है? बैंक 10 करोड़ उनको पे नहीं करेगा जाके, बैंक मेरे से कहेगा आप 10 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखिए, अगर आप कल को भागते हैं और लेवाइस इंडिया के गुड्स का पैसा आप नहीं देते तो हम आपका घर बेचेंगे और उससे मिला हुआ पैसा लेवाइस वालों को दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये काम बैंक की ब्रांच कर रही है तो इट विल गो इनटू एजेंसी फंक्शंस, बट अगर ये काम बैंक का एक्सटेंशन काउंटर कर रहा है, उनके पास तो अथॉरिटी नहीं थी, तो वो सिर्फ कस्टमर लेके आएंगे, कागजी कार्रवाई सारी एसबीआई कनॉट प्लेस के नाम पे चलेगी, एसबीआई पालिका बाजार के नाम पे नहीं चलेगी। तो पालिका बाजार एसबीआई ब्रांच इसे क्या बोलेगी? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो कानून की भाषा का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए फंक्शंस को दो कैटेगरी में रखा गया है। रियल लाइफ में अगर आप बैंक में जाएं और बैंक से पूछे मैनेजर से, अंकल जी आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या हैं, आपके एजेंसी फंक्शंस क्या हैं, कहते दो झापड़ मार दें कि भाग जाओ से, काम बहुत ढेर सारा हमारे पास। तो रियल लाइफ में एजेंसी जनरल यूटिलिटी सब कुछ एक ही होता है। ओके, तो लेटर ऑफ रेफरेंस इज आई नो यू, दैट्स इट। लेटर ऑफ क्रेडिट, मैं जो बिडेन साहब से हाथ मिला लूं, क्या वो मेरे रिश्तेदार हो गए? क्या वो मेरे रिश्तेदार हो गए? मैं जो बिडेन साहब के कान में कुछ बोल रहा हूं, और कुछ बच्चों ने क्या सोचा, सर लगता है इस बार यूएस में इलेक्शन लड़ेंगे, न्यूज़पेपर वालों को मैंने 5,000 रुपए दे दिए, फर्जी न्यूज छाप देना कि सौरभ सर को नॉमिनेट किया गया है यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस के लिए, और इस केस में लोग मेरे से जान पहचान बढ़ाने लग गए। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? एक बार मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था कुमार विश्वास जी का, बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो एक उनकी फोटो छप गई अखबार में कि सो कॉल्ड ये जो इंसान इनसे बात कर रहा है कान में, इनको टिकट मिलने वाला आम आदमी पार्टी का। बाद में कुमार विश्वास जी से बोला आपने इसको प्रॉमिस किया है क्या? वो तो हर जगह गा रहा है। कह रहे तो चाय वाला था, पूछने आया था कान में कितने चम्मच चीनी डालू चाय में, और मीडिया ने उसको न्यूज बना दिया कि इसको टिकट मिलने वाला है। बातें समझ में आ रही हैं? तो लेटर ऑफ रेफरेंस दैट आई नो यू, लेटर ऑफ क्रेडिट आई नो यू वेरी वेल, आप हमारे पुराने क्लाइंट थे, आपका हमारे बैंक में अकाउंट है, और आप अपने अकाउंट ऑपरेशन इकोनॉमिक ऑपरेशन ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेटर ऑफ रेफरेंस और लेटर ऑफ क्रेडिट में ये डिफरेंस होता है। कितनी बातें सबको समझ में आ गई? अभी एक और आपको मैं लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग बताने वाला हूं, परेशान मत होइए, जो बहुत कम बुक्स में लिखा होता है। तो बैंक गारंटी शब्द का मतलब क्लियर हो गया? तो अगर आप बोले कि आपको बिजनेस करना है, आप बैंक जाएं और बोले हमें 25 लाख की बैंक गारंटी दे दो, तो बैंक कहेगा ठीक है,
40 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए आप। अगर आप भागते हैं तो हम 25 लाख रुपए जिसको आप कह रहे हैं दे देंगे। तो मैंने मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज लेना है और मैंने मैकडॉनल्ड्स वालों को बोला प्लीज गिव मी योर फ्रेंचाइजी। मैकडॉनल्ड कह रहा है हम आपको स्टॉक सप्लाई करेंगे खाने पीने का, आपने सेल किया, आप भाग गए, पैसा नहीं दिया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई सेड नो प्रॉब्लम। मेरी एचडीएफसी वालों से बात हो चुकी है, मैंने अपने हाउस प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां सबमिट कर दिए। एचडीएफसी ने गारंटी दे दी मैकडॉनल्ड्स को कि अगर ये इंसान भागा, इनका घर बेच के पैसा हम आपको देंगे। अब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट तैयार होगा जिसकी हेडिंग होगी बैंक गारंटी सर्टिफिकेट हुआ, बट वो लेटर ऑफ क्रेडिट से डिफरेंट हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ ये बताएगा कि आप आज तक हमारे साथ थे और आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ठीक से परफॉर्म हो रहे थे, बस खत्म, और कुछ नहीं बताएगा। बैंक गारंटी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर मैं भाग जाऊं और एचडीएफसी भी डिनाई कर दे मैकडॉनल्ड को पेमेंट करने के लिए, तो एचडीएफसी इस सर्टिफिकेट के फोटोस्टैट कॉपी के बेसिस पे बैंक के ऊपर केस करेगा और जज साहब कोर्ट में बोलेंगे कि भाई आपने प्रॉमिस किया था, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक का मैनेजर बोलेगा वो जो प्रॉपर्टी थी हमने तो छानबीन की थी, उस समय तो पता था उनके नाम की थी, पता लगा उस घर में किराए पे रहते थे। कोर्ट कहेगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आपने प्रॉमिस किया था, आप फुलफिल करिए। वो भाग गए, वो एक अलग कोर्ट है, वो एक अलग केस चलेगा, वो आप सर के ऊपर एक इंसॉल्वेंसी का अलग केस कर दीजिए, बट आपने क्योंकि प्रॉमिस किया है तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो हेयरलाइन डिफरेंसेस आर देयर, समझ में आ रहा है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज कि हमने आपका ब्लड टेस्ट किया, होमोग्लोबिन आपने पूछा था क्या लेवल है, बता दिया, फुल स्टॉप। आप पैथोलॉजी को ये नहीं बोल सकते डायबिटीज के बारे में काहे नहीं बताया, उस सैंपल से तो वो भी पता लग जाता, आपने पूछा था क्या हमसे? जितना पूछा था उतना हमने आपको बता दिया। तो लेटर ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज डिफरेंट एंड बैंक गारंटी इज डिफरेंट। आपने अपना बायोडेटा बनाया, रेफरेंस में मेरा नाम डाल दिया, कंपनी में इंटरव्यू देने गए, वो मेरे से पूछा भाई वो कैसे थे, भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करते थे, फोन पे मैंने बोल दिया। कल को आप कंपनी के 2 करोड़ रुपए लेके भाग गए, वो मेरे से पैसा लेने आएंगे? क्या भाई आपने मेरे से पूछा तो कैसे थे, मैंने बता दिया, क्यों भागे, कैसे भागे, कब भागे, कौन सा जूता चप्पल लेके भागे, क्या रीजन थे उनके भागने के, ये आप जानिए, मेरे से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो बैंक गारंटी शब्द क्लियर हो गया। चलिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का एकदम धमाकेदार मीनिंग मैं आपको देने जा रहा हूं। There was a person called as X belonging to India and there was a person called as Y belonging to US. इंडिया में हमने यूएस से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, तो यूएस ने हमको क्या किया बच्चों? एक्सपोर्ट। 10 करोड़ डॉलर का कंसाइनमेंट था। इंडिया में हमारा अकाउंट है कहां पे बच्चों? एसबीआई। और यूएस में मिस्टर वाई का अकाउंट है लेटेस्ट से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। कहां पे है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। अब मिस्टर वाई को कौन गारंटी देगा कि इंडिया में जब गुड्स आपके पहुंच जाएंगे तो आपका पैसा आ जाएगा? तो इंडिया में ये गारंटी देने का काम किसका होगा? एसबीआई। एसबीआई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को बोलेगा आई टेक द गारंटी, जैसे ही रॉ मटेरियल इंडियन पोर्ट्स पे लैंड होता है, वेरिफिकेशन हो जाएगा क्वालिटी का, हम तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देंगे। बातें समझ में आ रही हैं? मिस्टर वाई कह रहे हैं अच्छा बात तो ठीक है, बट मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एक कागज का टुकड़ा आएगा बच्चों, और इस टुकड़े को क्या बोलेंगे? ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। यहां पे मिस्टर एक्स प्रॉमिस करते हैं एज सून एज गुड्स लैंड ऑन द इंडियन पोर्ट्स, आफ्टर वेरिफिकेशन इफ दे आर क्लियर्ड, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। वाई कह रहा है ठीक है, बट एक्स कोई प्रधानमंत्री या राजा हरिश्चंद्र के खानदान को तो है नहीं, भाग भी सकता है। तो इंडिया में एक्स की गारंटी कौन लेगा बच्चों? एसबीआई। तो एसबीआई मिस्टर एक्स से बोलेगा कि मैं गारंटी तो ले लूं, बट अगर तुम भाग गए तो हु विल बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक्स कह रहा है एक काम करिए, आप मेरे घर के कागजात जमा कर लीजिए। तो एसबीआई एक्स के घर के कागज जमा कर लेगा। जैसे इंडियन पोर्ट्स पे रॉ मटेरियल लैंड कर जाएगा, अपनी जेब से 10 करोड़ डॉलर कहां ट्रांसफर कर देगा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पैसा किसको दे देगा? वाई को। अब अगर एक्स से एसबीआई को पैसा नहीं भी मिलता, क्या बच्चों वाई लॉस पे है? नो, वाई को तो उसका पैसा मिल गया। बट ये पूरी हरकत होने में टाइम कितना लगेगा? 3 महीने का। शिप जाने में मान लीजिए 1.5 महीना लग जाए, कोई राफेल जेट से तो सामान आएगा नहीं, एक पीस ले आओ, अच्छा 2 पीस ले आओ रॉ मटेरियल, तो 2-3 महीना लग जाएगा।
शिप की अनलोडिंग करने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, कोई घर की अटैची तो है नहीं, झट से पैक कर ली वॉशिंग मशीन, कपड़े धुल दिए। तो इन दैट केस मिस्टर वाई ने 1 जनवरी को गुड्स डिस्पैच करा दिए। एक्स को इंडियन पोर्ट पे ये सामान कब मिलेगा? 31 मार्च को। कितने महीने बाद बेचारे वाई का पैसा आएगा? 3 मंथ्स के बाद। वाई कह रहा है $10 करोड़ है, कोई चूरन टाइप पैसा तो मेरा है नहीं, 3 महीने में वेट करूंगा तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा? तो मिस्टर वाई यूएस में जाएंगे अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास और कहेंगे हमारी एलसी को एनकैश कर दो। एलसी का लड्डू मत समझ लीजिएगा, एलसी को क्या कर दो? एनकैश कर दो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहेगा ठीक है, हम 9 करोड़ 99 लाख रुपए आपको पे कर देते हैं। कल को 3 महीने बाद एसबीआई से तो हमें पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि एसबीआई ने प्रॉमिस किया हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड? तो 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कमा लिए। एकदम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज वाला फील आ रहा होगा। तो डोमेस्टिक ट्रेड में जो काम बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ड्रॉ डिस्काउंटिंग का करता है बच्चों, वही काम एलसी का भी होता है। इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई और न्यू दिल्ली के न्यूज़पेपर्स अगर आप देखें तो स्पेशल एजेंसीज आर देयर, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, अपनी एलसी कैश करा ले हमसे आके। अब अपनी एलसी कैश करा ले मतलब 10 करोड़ रुपए का अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास है, हमसे 1 लाख रुपए कम में पैसा ले जाएं पूरे, एक तरह से हमने आपको फाइनेंस किया और हमको 3 महीने बाद तो आपके बैंक से पैसा मिल ही जाएगा। अब यहां पे प्रश्न आता है, सर एसबीआई इंसॉल्वेंट हो गया तो? नो प्रॉब्लम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भरेगा पैसा। आरबीआई बोलेगा पैसा तो नहीं देंगे, जो करते बनता है कर लो, नो प्रॉब्लम। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किस लिए बने हुए हैं? सर मान लीजिए ये भी डिनाई कर जाए, ये डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, समझ में आ गया? बट अगर आप अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और आपने ऐसी कंट्री के बिजनेसमैन के साथ सौदा कर लिया जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर ही नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक कहेगा जय माता दी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, आप इन्हीं के साथ ट्रेड करें जो इनके मेंबर्स हो। बात समझ में आई? तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं इन द सिटी लखनऊ, आप रिटेल का बिजनेस करते हैं, लखनऊ में एक एसोसिएशन बना है, लखनऊ रिटेलर्स बिजनेस एसोसिएशन, लरबा, व्हाट? लखनऊ रिटेलर बिजनेस एसोसिएशन, मैं उसका मेंबर हूं। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मैं इस एजेंसी के पास जाऊंगा कि भाई मेरी हेल्प करो। बट अगर आप इसके मेंबर नहीं है तो लरबा वाले आपका हेल्प करेंगे क्या? ठेंगा हेल्प करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ट्रेड ऐसी कंट्रीज के साथ करना चाहिए जो यूएन मेंबर्स हैं, तभी वो सो कॉल अटैक के केस में आपकी हेल्प करेंगे, वरना वो हेल्प नहीं करेंगे। आप उन्हीं कंट्रीज के साथ बिजनेस रिलेशंस करिए जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। दूसरों के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, आपके पैसे का लेन देन फंस गया तो आपका रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। समझ गए एलसी का मतलब क्या है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट का आधा अधूरा मीनिंग बस लिखा गया है। अंडरस्टूड व्हाट इज एलसी? तो अगर मौका लगे न्यू दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने का बच्चों, तो वहां पे बैक पेज पे एडवर्टाइजमेंट में छपा होता है, एक्स एंटरप्राइजेस कह रहे हैं अपनी एलसी 1% पे एनकैश करा लीजिए, मतलब 10 करोड़ रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आइए, 1% काट के हम आपको पैसा दे देंगे, एक तरह का फाइनेंसिंग ही होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? इस पे कोई क्वेरी किसी की? चला जाए आगे, चलिए। तो ये तो कुछ मैंने ज्यादा आपको बता दिया, इतना ज्यादा आपको अभी समझना नहीं था, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको सो कॉल्ड एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स एट इंटरनेशनल लेवल, ये आपका असर्शन हो गया। रीजन हो सकता है इट इज जनरली डिस्काउंटेड फॉर गेटिंग अर्ली पेमेंट्स। तो भाई बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए इस बात को? चलिए, अंडर राइटिंग सर्विसेज। सर ये तो बड़ा आसान है सर, टेबल के नीचे छुपना और लिखना है। अरे ये नहीं होता भैया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तो नाम सुना ही होगा आपने। ये इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसके लिए इनको चाहिए व्हाट? कैपिटल। कितना कैपिटल चाहिए? 4,000 करोड़ रुपए का। मेरे से पैसे मांगने आए थे, मैंने कहा मेरे पास 4 रुपए नहीं, मैं 4,000 करोड़ कहां से दूंगा। आपसे पैसे मांगने आए, आपने कहा सर के पास जब 4 है तो मेरे पास 8 रुपए, मैं कहां से पैसा दूं? तो इन्होंने सोचा
लेट अस इशू व्हाट चिल्ड्रन? शेयर्स। लेट अस इशू। सर डिबेंचर क्यों नहीं बेच सकते? उस पर इंटरेस्ट देने का कंपल्जन होता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते, तो दे विश टू सेल व्हाट? शेयर्स। इन्होंने सोचा कि भाई हम कोई बहुत प्रोफेशनल तो है नहीं शेयर्स बेचने के मामले में, तो इन दैट केस अगर आपके पापा को बच्चों घर बनवाना होगा, खुद रिस्क लेंगे मटेरियल बाय करके कंस्ट्रक्शन करवाने का, या किसी आर्किटेक्ट को हायर कर लेंगे। आर्किटेक्ट को थोड़ा सा प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाएगा। 99% पापा को सब पता है दीवार का साइज क्या होगा, कंक्रीट मिक्सचर क्या होगा, बट थोड़ा सा आर्किटेक्ट आ जाएगा तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? जैसे घर में मम्मी ने शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में कुक हायर कर लिया कि शी विल बी विद द गेस्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, और कुक पूरा खाना बनाएगी। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट किया HDFC बैंक को। HDFC बैंक कह रहा है हम 4,000 करोड़ के शेयर्स तो बिकवा देंगे, फ्री में तो जहर भी नहीं आता, हम कमीशन लेंगे। कितनी? 3%। 3% 4,000 करोड़ का होता है बच्चों, हाउ मच? 120 करोड़ रुपए। लीगल है, सेबी इसको सर्टिफाई करता है, फ्रॉड नहीं है। HDFC कह रहा है हम 120 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे आपसे और 4,000 करोड़ के शेयर मार्केट में बिकवा देंगे। हमारी जिम्मेदारी होगी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट देने की, हमारी जिम्मेदारी होगी 3 दिन के अंदर पैसा वसूलने की। रिलायंस कह रहा है बोल तो बहुत रहे हो, अगर शेयर नहीं बिक पाए तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, हम खरीदेंगे इसको। हुआ वही, मार्केट में 3,900 करोड़ के शेयर्स तो बिक गए, और बेचने कितने के थे? कितनी रुपए के शेयर्स नहीं बिक पाए बच्चों? 100 करोड़। ये 100 करोड़ के शेयर्स HDFC अपना पैसा लगा के खरीदेगा, कोई खास नुकसान नहीं है। HDFC स्टॉक मार्केट में किसी को बेच देगा जाके। समझ में आ गया? अब ऑल उनको कमीशन कितनी मिली थी? 120 करोड़, तो मान लेंगे 100 करोड़ उसी में से चला गया, स्टिल 20 करोड़ बच गया। सर मान लीजिए 3,800 करोड़ के शेयर बिके होते तो हमारी डेफिशिएंसी कितनी होती? अब यहां पे HDFC का नुकसान हो गया। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस है, बट अच्छी कंपनीज के शेयर्स जनरली ऐसे होते नहीं है, 2-2, 3-3 गुना लोग शेयर्स मांगते हैं, कभी भी प्रैक्टिकली डेफिशिएंसी होती नहीं है। और हो भी जाए, भाई बोला है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? तो ये जो HDFC ने हरकत की है, बाइंग द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन इज नोन एज व्हाट? अंडर राइटिंग। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में एक अंकल फ्लैट बना रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन होगा 100 फ्लैट्स का। आपने कहा कि 30 फ्लैट्स बिकवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, 1 साल के अंदर नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा, तो आई एम ऑल्सो एन अंडर राइटर इन दैट केस। तो अंडर राइटर मतलब वन हु टेक्स द गारंटी, वन हु टेक्स द प्रॉमिस। इंडिया में ये काम बैंक्स करते हैं, इंडिया में ये काम बड़े बड़े ब्रोकर्स, कोटक सिक्योरिटीज, मुथूट फाइनेंस, ग्रो ब्रोकर आपने सुना होगा, अपस्टॉक्स वगैरह सुना होगा, और इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ हद तक ये काम कर देती है, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए और पैसा इन्हीं के पास सबसे ज्यादा होता है। समझ गए इस बात को? चलो, देयर आफ्टर इट इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर ये क्या होता है? हम डेटा कलेक्ट करते हैं पूरे देश के हालचाल पे और बताते हैं कि भाई कॉमर्स और इंडस्ट्री के हालात आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। मैं आपको RBI की वेबसाइट का जरा एक रेफरेंस दिखाता हूं, तब लोग मेरी बातों को थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे आपके सामने आने वाली है बच्चों RBI की वेबसाइट, ध्यान से सुनिएगा, गूगल चाचा के थ्रू। दिस इज द कर्टसी ऑफ गूगल। नहीं तो पता लगा गूगल वाले कॉपीराइट का क्लेम फाइल कर दे मेरे ऊपर कि आपने कैसे हमारा पोर्टल यूज किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलो भाई खुलो, चलिए RBI की वेबसाइट है बच्चों, इसको जरूर स्कैन किया करिए। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपको यहाँ पे शायद रिसर्च जैसा कुछ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे चल रहा, और स्टैटिस्टिक्स जैसा कुछ नजर आ रहा होगा। आ रहा है? डेटा रिलीज नजर आ रहा है, डेटा ऑन इंडियन इकोनॉमी नजर आ रहा है। तो चलिए डेटा ऑन इंडियन इकोनॉमी पे क्लिक करते हैं और कुछ मजेदार डेटा शायद आपको मिलेगा। नहीं मिला, यहां से फिर से क्लिक करते हैं डेटा रिलीज पे। चलिए, आपको यहाँ पे एक करेंसी इन सर्कुलेशन नजर आ रहा है, चलो, करेंसी इन सर्कुलेशन इज विजिबल टू ऑल। इसको क्लिक करते हैं, पता लग जाएगा कि आपके मोहल्ले में कौन है जिसके पास अभी भी वो 2,000 रुपए के 410 नोट पड़े हैं। ये डेटा 29 मार्च 2024 का है, स्टिल 410 नोट 2,000 वाले चल रहे हैं, अभी भी लोगों के घर में पड़े हैं। सर इनको कैसे पता लगा? अरे जितने इन्होंने छापे थे और जितने वापस लास्ट ईयर तक आ गए, तो सो कॉल्ड इतने अभी भी वापस नहीं आए हैं।
ये नोट लोगों के पास ऐसे हैं जिन्होंने कमाए तो हैं, बट इन्होंने गवर्नमेंट को बताया नहीं, तो बेचारे पैसा देने जाएंगे सरकार के, बेटा पहले टैक्स दो इसके ऊपर, क्योंकि अब कोई भी 2000 का नोट, वो पर्टिकुलर डेट लास्ट ईयर मई में अनाउंस की गई थी ना, अगर बैंक में जाता है तो आधार और पैन आपको देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के पास आपका डेटा है, छोड़ के भागा है आपकी पे, तो स्टिल बैंक आपकी फोटो खींच लेगा। और कितनी करेंसी देश में सर्कुलेशन में है? इतना, ये मेरे पापा के पास भी इससे ज्यादा पैसा, 35 लाख रुपए की एफडी है सर। भैया ये 34 लाख करोड़ रुपए है, सिर्फ 34 लाख नहीं है। कुछ सोच रहे, अरे इतना पैसा तो घर में भी रखा होता है हमारे, ये 34 लाख करोड़ है। ये वो नोट है जो भारत सरकार ने छापे हैं, जो पड़ोसी देश से छप गया है वो नहीं है यहाँ पे, उनका डेटा वहीं से जाके आपको मिलेगा। समझ में आ गया? कोशिश मत करिएगा, आप अभिनंदन नहीं है, वो तो वापस चले आए थे, आपका रहना खाना पीना वहीं होएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अंडरस्टूड दिस। तो ये डेटा कैसे पता लगता है? आरबीआई इन सब डेटा को इकट्ठा करता रहता है। तो आपको कोई भी फाइनेंशियल डेटा अगर चाहिए तो आरबीआई की वेबसाइट जरूर देखिएगा। शैल आई प्रोसीड फर्दर चलन? फॉरेन एक्सचेंज कितने रुपए की लेन देन हुई, ये भी यहां पे है। यहाँ पे डेटा लास्ट आपको मिलेगा मार्च का चिल्ड्रन, और ये रहा डेटा चिल्ड्रन। स्क्रीन पे विजिबल है कुछ डेटा? डेटा विजिबल है? अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आपको आएंगी नहीं क्योंकि सिलेबस की नहीं है। व्हाट इज द टेक्स्ट दैट आई हैव हाइलाइटेड चिल्ड्रन? मर्चेंट। एंड व्हाट इज दिस? इंटरबैंक मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक से कितने की करेंसी अदला बदली की, और मर्चेंट का मतलब बैंक से ये वेस्टर्न यूनियन, ट्रांसफर मनी एंड ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो कितनी करेंसी लेके गए। तो ये डेटा आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन जो स्टडी करते हैं कंट्री के बारे में। अगर हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके मतलब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है। ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है तो लोग इंडिया को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं, तो हो सकता है मैकडॉनल्ड्स की जगह बर्गर किंग अपने 4 आउटलेट इंडिया में और ओपन कर दे, तो ये डेटा वहां पे यूज किया जाता है। Similarly, we have publications of RBI. Annual publication is there. Report on the progress of banking. पता नहीं क्या प्रोग्रेस, घाटा हो रहा था सबको तो मिला दिया, काहे की प्रोग्रेस, रिग्रेस होना चाहिए था इसको। खैर, ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये इसका एक्सप्लेनेशन था, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बच्चों, आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। जब मैंने आपको अभी बताया कि भाई आप जब मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक कुछ पैसा रखता है आपके लिए, कि कल को कोई भरोसा नहीं कि आप पैसा आके मांग ले तो बैंक को औंधे मुंह गिरना ना पड़े। तो इन दैट केस बैंक 2 तरह के पैसे आपके लिए रखेगा। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन CRR, जिसका एक और नाम होता है दैट इज टाइटल्ड एज LRR। व्हाट चिल्ड्रन? लिक्विड रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। कृपया करके लीगल रिजर्व रेशियो मत बोलिएगा, वो ये होता है। एंड सेकंड इज SLR, डोंट कॉल इट एज सेल्फ लोडिंग राइफल, जो आर्मी वालों के पास होती है। तो आप रफली बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, आई रिपीट 1000 करोड़ रुपए हैं, तो आरबीआई कह रहा है, हमने रिसर्च किया है, 4.5% से ज्यादा लोग अपना पैसा वापस लेने नहीं आएंगे। आई रिपीट, 4.5% से ज्यादा लोग अपना पैसा वापस लेने नहीं आएंगे। प्लस हमारा कानून, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बोलता है कि कुछ परसेंटेज पैसा बैंक को रखना चाहिए अपने पास, कि अगर लोग मांगने आ गए तो इज्जत का फालूदा ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? SLR। इन दोनों का किताबों में बड़ा ही बकवास मीनिंग लिखा हुआ है, रियलिटी में द मीनिंग इज समवॉट डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर बैंक के पास 1000 करोड़ पड़ा है बच्चों, वो 450 करोड़ सेट असाइड करेंगे और इसको क्या बोलेंगे? कैश रिजर्व रेशियो। और 1800 करोड़ रुपए अलग से रखेंगे और उसको क्या बोलेंगे? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात समझ में आ रही? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी शब्द का मतलब होता है एज पर लॉ। आई रिपीट, एज पर लॉ। कौन सा कानून है सर इसमें? इस पे कानून लगा है बच्चों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो डे टू डे रिसर्च के अकॉर्डिंगली
जो पैसा आरबीआई बैंक्स को रखने को बोलता है कि कस्टमर आएगा तो उसको आपको देना पड़ेगा ये पैसा, बाकी पैसे का आप लोन बांट दो, दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, सीआरआर। बट कानून के तहत जो पैसा रखना पड़ेगा दैट इज नोन एज एसएलआर। तो सर इसका मतलब बैंक को एट ऑल टाइम्स अपने टोटल डिपॉजिट का 22.5% एज एट 14 अप्रैल 2024 रखना पड़ेगा। हर 3-3 महीने पे इनको रिव्यू किया जाता है बच्चों, एंड इट कीप्स ऑन। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, आधे 1% का चेंज आता है बस। ये मत सोचिए 4.5 का 10 हो जाएगा, 18 का 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब किताबों में क्या लिखा है? किताबों में लिखा है कि जो पैसा टोटल डिपॉजिट का बैंक अपने पास रखता है वो सीआरआर, जो आरबीआई के पास रखवाता है वो एसएलआर। अकल लगाइए, थोड़ी सी अकल लगाइए। एक शहर के अंदर 50 बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं। एवरी डे इज इट पॉसिबल आरबीआई मुंबई पैसा भेजा जाए? नो। तो सर आरबीआई के जोनल ऑफिसर्स कानपुर वगैरह में भी हैं, सर रीजनल ऑफिसर्स भी लखनऊ दिल्ली में होंगे। क्या एवरी डे पॉसिबल है पैसा हर ब्रांच अपने पास से निकाल कर गाड़ी में लदवा कर लखनऊ मुंबई दिल्ली मद्रास भेजता रहे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो पैसा फिजिकली ब्रांच के अंदर होता है वो सीआरआर मान लीजिए, और आरबीआई के पास जो रखवाया जाता है फिजिकली बच्चों आरबीआई के पास नहीं रखवाया जाता। हर शहर में आपको मिलेगा व्हाट, हर शहर की जो एसबीआई की बच्चों मेन ब्रांच होगी उसको बोला जाता है आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला जाता है? आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव। तो बोलते हैं आरबीआई की चेस्ट है। तो हर बैंक वाले सीआरआर का पैसा अपने पास अगर रख रहे हैं तो एसएलआर का आरबीआई लिटरली, प्रैक्टिकली, फिजिकली भेजते नहीं है। कहां पे भेज देते हैं? एसबीआई भेज देते हैं। और ये हर दिन नहीं होता, 2-3 दिन में जब बहुत सरप्लस हो जाता है ना तो एसबीआई को फोन करते हैं, भैया गाड़ी भेज दो, पैसा बहुत हो चुका है, ले जाओ। सर एसबीआई का हमारे पास भी जगह नहीं है, अच्छा हम नाली में फेंक देते हैं पैसा। ऐसा नहीं होता, एसबीआई के पास बहुत जगह होती है। और हाँ, अगर सही में बहुत ज्यादा हो गया तो फिर एसबीआई वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली ये पैसा ट्रक में लदवा के, वैन में लदवा के सही में आरबीआई की ब्रांच में भेज दिया जाता है। बट किताब पढ़ के बच्चे को क्या लगता है? सीआरआर का पैसा बैंक की ब्रांच के अंदर है और एसएलआर का पैसा आरबीआई की ब्रांच में है। हर दिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो हर शहर की जो एसबीआई की ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, वो आरबीआई की चेस्ट है। पैसा एक्चुअली वहां हर दिन भेजा जाता है। अब लिटरली हर दिन भी नहीं भेजा जाता, 2-3 दिन के गैप पे। बैंक को पता है कि मेरे पास कल कस्टमर आएगा 4 करोड़ लेने और मेरे पास डिपॉजिट है ही 4.5 करोड़ का, रखे रहो पूरा पैसा, कोई टेंशन की बात नहीं। समझे कि नहीं समझे? इज दैट अंडरस्टूड? तो डेली आपको पता है घर में लंच टाइम 2 बजे का है, बट क्या 2:02 पे खाना खाएंगे तो ग्रहण लग जाएगा? एक टाइम बना दिया गया, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। तो बुक कानूनी टेक्स्ट लिखती है, रियल स्टोरी क्या थी मैंने आपको बता दी है। क्योंकि सीयूईटी 12th का एग्जाम तो बुक के हिसाब से पास करना है, बट जीवन के इंटरव्यू रियल लाइफ में देने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके एमबीए, पीआई, जीडी में एसएलआर क्या होता है, सर वो पैसा जो डेली हम आरबीआई भेजते हैं, समझ जाएंगे बेवकूफ टाइप का, डेली कैसे जाएगा पैसा भाई, पॉसिबल ही नहीं। अंडरस्टूड? तो रियलिटी में कहां पे रखा जाता है पैसा? एसबीआई मेन ब्रांच, एसबीआई मेन। अब बहुत छोटी छोटी जगह जैसे प्रतापगढ़ हो गया या बहुत छोटी जगह, वहां एसबीआई की मेन ब्रांच भी नहीं होती है, तो वहां किसी बैंक को रिप्रेजेंटेटिव ही बना दिया जाता है। हाँ, मैनेजर अपने घर नहीं लेके जाएगा पैसा, ये ना समझिएगा मैनेजर साहब कहें लाओ मेरे घर भेज दो पैसा। समझ में क्या? पता लगा मैनेजर की वाइफ भाग गई, अब 2 चीज से परेशान, वो बैंक का पैसा लेके भागी है। तो अब वो चोरी का केस करे या सो कॉल्ड बदमाशी का केस करे वाइफ के खिलाफ। डन। ये 2 बातें जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये हमारे आज के टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा काम आने वाली चीज है। तो प्लीज राइट इट वेरी क्विकली चिल्ड्रन। चलिए भाई, तो 1000 करोड़ का 18% हो गया 180 करोड़, और 4.5% कितना हो गया? 4.5 करोड़। तो 22.5 करोड़ रुपए बैंक रखेगा, ऐसा होगा? 4.5 करोड़ की जगह ये 45 करोड़ होगा। तो 225 करोड़ रुपए बैंक को प्रैक्टिकली संभाल के रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और अगर आपके कोई जानने वाले बैंक में जॉब करते हो उनसे पूछिएगा, वो ये बताएंगे सर ने जो पढ़ाया एकदम बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लोन लेने आते हैं लोग, किसी दिन ऐसा भी होता है कि बैंक के पास 2-3 लाख रुपए ही शाम को बचेगा, उससे ज्यादा बचेगा ही नहीं, बट कल सुबह फिर 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में मेंटेन किए जाते हैं। एवरी डे अगर आप चेक करें, इंडिया की हर ब्रांच में 22.5% पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा। मैं चैलेंज करता हूं, शायद आधी ब्रांचेस भी इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी।
गॉट इट? ये अज्यूम किया जाता है ये हर 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने में, 1 महीने में ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। समझ गए? मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खोला, बैंक कह रहा है मिनिमम हमेशा आपको कितने पैसे रखने पड़ेंगे? 10,000। इससे कम अगर बैलेंस हुआ हम 250 रुपए की पेनल्टी काट देंगे। इज दैट क्लियर? अब मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मान लीजिए पिछले 3 महीने से 3 लाख रुपए रखा हुआ है और कल जाके मैंने पूरा पैसा निकाल लिया, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 0। एक हफ्ते तक मैंने कोई पैसा ही नहीं डाला बैंक में, तो पूरे एक हफ्ते मेरा बैलेंस क्या चलेगा? 0। फिर मैंने 20,000 रुपए डाल दिए जाके, क्या बैंक मेरे से पेनल्टी लेगा? हाँ सर, 10,000 से कम हुआ है कि नहीं? वहां AQB क्या लिखा मैंने? एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। वो कैलकुलेट करते हैं कि ऑन एन एवरेज आपने इतना मेंटेन किया है कि नहीं। अब सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? अरे प्रोडक्ट मेथड पढ़ाए थे कि नहीं? प्रोडक्ट मेथड पढ़ाए थे कि नहीं? समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये नहीं कि एक दिन भी थोड़ा पैसा कम हो तो पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर 90 दिन में पर डे 10,000 अगर आपके पास होना चाहिए, तो व्हाट इज 90 इंटू 10,000 चिल्ड्रन? हाउ मच? 9 लाख। मैंने 3 लाख रुपए 30 दिन के लिए रखा हुआ था, तो 30 डेज इंटू 3 लाख कितना होता है चिल्ड्रन? 90 लाख। 90 लाख तो मेरा एवरेज क्वार्टरली से ऊपर मेंटेन हो गया ना। मैं अगले सो कॉल्ड अगर 2.5 महीने भी कुछ पैसा ना रखूं तब भी मेरी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं। समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। CRR SLR की कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, सो राइट डाउन इन योर कॉपीज अ न्यू हेडिंग चिल्ड्रन, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 99% बुक्स में सिर्फ बकवास लिखी गई है इस टॉपिक में बच्चों, इसलिए मेरा लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और CBSE तो इतना बड़ा खिलाड़ी था, सिलेबस में फंक्शंस लिखे हुए हैं बैंक्स के। लोन देना भी बैंक का एक फंक्शन है बच्चों, ये लिखा हुआ है, हर बच्चा पढ़ के गया। क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है कि क्रेडिट क्रिएशन कोर्स में है कि नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है उन्होंने, बट बहुत क्लियरली ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हर रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है। बच्चा सोचता है फंक्शन ही तो है, 6 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, चलो 3 पढ़ के चल जाते हैं और काम बन जाएगा मेरा। और वहां पूछ लिए नालायक 6 नंबर का कोई ऑप्शन भी नहीं था क्रेडिट क्रिएशन। जो ठीक से क्रेडिट क्रिएशन पढ़ के गया था एज अ फंक्शन वो तो लिखाया, बाकी की किस्मत लिखी गई। समझ में आ गया? इसलिए कहता हूं पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। इसीलिए कहते हैं सीबीएसई वाले बच्चों को, एससी वाले बच्चों को, सबको एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। छोटा सा भी टॉपिक है, देखने में छोटा सा लग रहा है, मीनिंग उसका बहुत बड़ा है। तो डोंट मिस एनीथिंग कि भाई 10 है चलो 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, पता लगा उन्हीं 2 पे पूछ लिया गया। अंडरस्टूड? चलिए, तो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? एन एक्टिविटी जिससे बैंक लोगों को लोन देता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट क्रिएशन। खोपड़े में बात गई? कैसे ये चलता है, ध्यान से मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? चलिए, सो देयर वॉज अ पर्सन एक्स चिल्ड्रन, और इसके पास कमाए हुए 1 लाख रुपए आ गए। सर कैश आ गया? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कैश आ गया। कहां से आ गया सर कैश? अब ज्यादा आप जानने की कोशिश मत करिए कहां से कैश आ गया, बस आ गया। मेरे को इसने फोन किया, सर क्या करें इस 1 लाख रुपए का? मैंने कहा बड़ा आसान है, 1 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, आईफोन खरीद लो। कह रहा है क्या सर आप पैसा बर्बाद करवा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा, मैं आबाद करवा रहा हूँ। तो मैंने उसको 1 लाख रुपए का क्या खरीदवा दिया बच्चों? आईफोन। वेरी गुड। अब 1 लाख रुपए का जब आईफोन इसने खरीदा, तो ये इमेजिन स्टोर गया होगा, एंड इमेजिन इसने वहां क्या किया होगा? इसने आईफोन परचेस करने के लिए पेमेंट किया होगा, क्योंकि इसने अपने पैसे सो कॉल्ड कैश में कमाए थे। और ये इमेजिन स्टोर जब गया तो इसने 1 लाख रुपए कैसे पे किया बच्चों? बैंक ट्रांसफर या कैश? क्योंकि इसके पास था कैश, तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट भी क्या किया इसने बच्चों? कैश में ही किया। तो इसने 1 लाख रुपए पे कर दिया, और इमेजिन स्टोर से इमेजिन करिए इसने क्या खरीदा होगा? आईफोन। वेरी गुड। और इमेजिन स्टोर वाले, क्योंकि कंपनी का आउटलेट है, कैश तो रख नहीं सकते, एक तरह से इलीगल भी है, चोरी हो सकता है पैसा, तो इनको बोला गया था कि हर दिन की सेल शाम को 3 बजे तक बैंक में आपको भेज देनी है। और एक्स 11:30 बजे गया था। इमेजिन स्टोर वालों का अकाउंट इमेजिन करिए कहां पे था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी के बाद देश का सबसे बड़ा बैंक है, डिपॉजिट्स में तो सबसे बड़ा है, बिजनेस फ्रीक्वेंसी में आजकल एचडीएफसी सबसे बड़ा हो चुका है। सीयूटी में आपसे पूछ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जीके के क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, समझ में आ गया? अब इमेजिन स्टोर का कितना पैसा
एसबीआई में पड़ा है बच्चों 1 लाख। एसबीआई वाले ये मान के चल रहे हैं कि इमेजिन स्टोर वाले सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही निकालने आएंगे, ये मान के चल रहे हैं। इससे ज्यादा पैसा वो निकालने नहीं आएंगे। आ गए तो सर चौपट हो जाएगी पूरी व्यवस्था। अगर सारे लोग एक दिन सड़क पे आ गए तो, सारे लोग अगर गाड़ी घोड़ा लेके सड़क पे आ गए, क्या ट्रैफिक मैनेज हो पाएगा? नो। तो आरबीआई का रिसर्च बोल रहा है कि जितना भी पैसा बैंक्स के पास होगा, मैक्सिमम पीपल विल बी हैविंग द विलिंगनेस टू विड्रॉ ओनली 20%। मेरे एग्जांपल में सीआरआर मैंने 20% लिया है, रियलिटी मैंने आपको आरबीआई की वेबसाइट पे 4.5 दिखाया था। इज दैट क्लियर? तो 20% क्योंकि बुक्स में भी है, एंड ऑफ द डे अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये एक अच्छा अमाउंट होगा कैलकुलेशन में, इसलिए हम 20 लेके पढ़ रहे हैं। आप 10 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो। सर 100 ले लें? अजीब टाइप के हैं। पूरा पैसा बैंक अगर रख लेगा तो लोन क्या बांटेगा लड्डू? समझ में आ गया? तो थोड़ा सा अकल लगाइए। तो आरबीआई ने डेटा इशू किया, एवरी बैंक के पास नोटिस गया कि भाई 20% अपने पास रख के चलिए। हम मान के चल रहे हैं कि 20% से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़ जाती तो हमारे पास आ जाइएगा। तो बैंक बच्चों कितना पैसा अपने पास रखेगा? क्वेश्चन स्टूडेंट से ही पूछा गया है। 20,000 रुपी। और 1 लाख रुपए में से कितना बैंक अपने पास नहीं रखेगा? 80,000। ये 80,000 रुपी पता है बैंक को कि इमेजिन स्टोर वाले कभी लेने आएंगे ही नहीं, तो ये पैसा एसबीआई ने मिस्टर ए को लेंड कर दिया। कितना लेंड कर दिया चिल्ड्रन? 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज मिस्टर ए को मिल गया। मिस्टर ए ने फिर मेरे को फोन किया, सर 80,000 रुपए का लोन लिया, क्या करें बताइए? मैंने कहा बहुत सिंपल है, जाओ कहीं घूम टहल के आ जाओ। ये भाई साहब चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी यात्रा पे घूमने के लिए, और क्योंकि कैश कैरी करना तो बड़ा इनकन्वीनियंट था, तो बैंक ने बोला मिस्टर ए आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ एक अकाउंट खोल लीजिए, हम उसमें 80,000 लोन का डाल देंगे, और जहां जाए ऐसे ऐसे करिएगा। ऐसे ऐसे करिएगा मतलब नाचिएगा, कार्ड स्वाइप करिएगा या चेक से पेमेंट करिएगा। तो इन्होंने Booking.com होटल की बुकिंग कहां से होगी? अगोडा। अगोडा से होटल की बुकिंग करा ली इन्होंने, और हर जगह जहां खाना पीना था इनका सब कार्ड से पेमेंट हो रहा था। उन सब लोगों के अकाउंट्स कोइंसिडेंटली किस बैंक में थे चिल्ड्रन? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बैंक में बच्चों कितना पैसा चला गया? 80,000 रुपी। तो एचडीएफसी बैंक के पास कितना पैसा आ गया चिल्ड्रन? 80,000। एचडीएफसी को पता है अगोडा वाले हो, हल्दीराम हो, बीकानेर हो, एयरलाइंस हो, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज हो, इनके सारे पैसे हमारे 80,000 रुपए आ गए, क्योंकि ए ने टूर पे इतना पैसा खर्च किया है। और बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है एचडीएफसी का कि कितना पैसा ये इंस्टीट्यूशंस कल को निकालने आ सकते हैं बच्चों, नॉट मोर देन 20%। तो 80,000 का 20% कितना होता है बच्चों? 16,000। बैंक कहेगा एचडीएफसी 80,000 रुपए में से 16 ही निकालने आएंगे, बाकी पैसा तो हमारे पास एक्स्ट्रा ही है, क्या करें? नालीम बहा दे पूरे पैसे को? क्या करें बच्चों, नालीम बहा दे पूरे पैसे को? नो, मिस्टर बी को लोन दे देते हैं। कितने रुपए का लोन दे देते हैं? 64,000 का लोन इनको दे दिया जाएगा। बी क्या करेगा 64,000 का? सर बी के बेटे ने बोला सौरभ सर को कॉल करो, क्या करना है इसका? समझ में आ गया? अमन जी मेरी बात समझ गए? तो बी के बेटे ने बोला सर को पापा फोन कर लीजिए, अकलमंद इंसान है, बच्चों को पढ़ाते हैं, काफी ज्ञानवर्धन होता है, आप भी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। इसके पापा मेरे दोस्त निकल आए, फोन करके पूछे, मैंने कहा एक लैपटॉप खरीद लीजिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए काफी काम आएगा। इन्होंने एक लैपटॉप खरीद लिया एचपी का, और एचपी वालों का जो पेमेंट किया वो बच्चों सो कॉल्ड एटीएम कार्ड से कर दिया। और एचपी वालों का अकाउंट किस बैंक में था? पीएनबी। तो पीएनबी में कितने पैसे आ गए बच्चों? 64,000। पीएनबी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि ये 64,000 रुपी जो हमारे पास आया है, इसमें से एट मैक्स 12,000 रुपए 12,800 रुपए ही एचपी वाले विड्रॉ करेंगे, बाकी पैसा ये कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा सर मान लीजिए विड्रॉ कर लिए, तो ठीक है कहीं से लेके दे देंगे। समझ में आ गया? तो पंजाब नेशनल बैंक के पास टोटल बच्चों कितने पैसे आ गए? 64,000।
उसमें से इनको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एचपी का शोरूम कितना पैसा निकालने आएगा, 12,800, बाकी पैसा निकालने नहीं आएगा। तो कितने पैसे चल रहे हैं, एक्सेस हो गए एचपी स्टोर के पीएनबी के अंदर बच्चों, 51,200 रुपीज। 51,200 रुपीज पीएनबी वालों ने सोचा क्यों ना किसी को लेंड कर दिया जाए, तो इन्होंने किसको पैसा दे दिया, सी को। अब सी क्या करेगा, सी फिर मेरे को कॉल करेगा, सर क्या करें इस पैसे का। मैंने कहा एक काम करो कि थोड़ा हेल्थ कंसर्न्स हैं, तुम जिम ज्वाइन कर लो। जिम वाला कह रहा है मेरी फीस है 55,000 रुपए, बट एक साथ पे करोगे तो 51,200 रुपए मैं लूंगा। तो इसने कहा ठीक है, हम 51,200 रुपए पे कर देते हैं। जिम वाले को 51,200 रुपीज का मिस्टर सी ने लोन लेकर पेमेंट कर दिया। ऐसे बेवकूफ भी दुनिया में जो लोन लेकर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, समझ आ गया। तो जिम वाले का जो अकाउंट था वो कहां पे था बच्चों, आईसीआईसीआई बैंक में था। तो अब आईसीआईसीआई बैंक के पास चल रहे हैं कितने पैसे आ गए, 51,200। और आईसीआईसीआई बैंक को बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि हमारे पास जितना पैसा आया है इसमें से मेजॉरिटी पैसा तो विड्रॉ होगा नहीं, मैक्सिमम जो विड्रॉ होगा दैट वुड बी 10,240 रुपीज ओनली। तो कितना पैसा बचा के रखा जाएगा, कितना पैसा आईसीआईसीआई अपने पास रखेगा, 10,240। और बाकी पैसा क्या बच्चों ये लोग नाली में फेंक देंगे, नॉट एट ऑल। बाकी पैसा जो इनके पास सरप्लस है, इन्होंने सोचा नॉट टू थ्रो दैट मनी, रादर लेंड दैट मनी टू पर्सन लाइक मिस्टर डी। और कितना पैसा ये मिस्टर डी को लोन के फॉर्म में दे देंगे, 41,560। चलिए राउंड फिगर 41,500 कर लेते हैं। मिस्टर डी ने 41,500 इनसे लिया। सर करेगा क्या इस पैसे का, सेकंड हैंड ओला बाइक खरीद ली इसने। क्या खरीद ली, हाँ मेरे को फोन करने के बाद ही, मतलब ये बात बतानी भूल गए थे। ओला बाइक वालों का जो अकाउंट था बच्चों वो कहां पे था, आईडीबीआई बैंक में। बच्चे सोच रहे होंगे सर लगता है 8-10 साल अब क्लास चलेगी जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने इतना देशी की नहीं खाया कि मैं इसको जीरो करूं। इसको जीरो भगवान नहीं कर सकते, मेरी क्या औकात है, समझ में आ गया। तो अब आईडीबीआई बैंक के पास राउंड फिगर में कितने पैसे आ गए बच्चों, 41,500। सारे बैंक सोच के चल रहे थे कि लोग कितना पैसा वापस लेने आएंगे, सिर्फ 20%। तो ये भी 20% अपने पास रखेंगे और बाकी आगे लेंड कर देंगे। कितना होगा बच्चों 20%, जरा बता दीजिए, हाउ मच, 8,300। वेरी गुड। तो 8,300 आईडीबीआई पीपल विल होल्ड विद देम एंड रिमेनिंग पैसा ये आगे लोन पे बांट देंगे। कितना बांटेंगे सर, चलिए 33,200। इसी बहाने लोगों की मैथ्स तो तेज हुई कम से कम। लगभग 33,000 रुपए ले लेते हैं और ये पैसा लोन पे किसको दिया गया, ई आया था इसी को दे दिया, समझ में आ गया। ई ने कितना पैसा लोन पे ले लिया बच्चों, लगभग 33,000। फिर मेरे को फोन किया, सर क्या करें। मैंने कहा तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है ना, हाँ है, कुछ था बड़ा, पता नहीं था कि नहीं था, बोला तो कुछ ही से था। तो मैं एक काम करता हूँ, सो कॉल्ड तनिष्क जाकर ज्वेलरी खरीद लो। मैंने कहा नहीं, ब्लू स्टोन में मेरा प्लान चल रहा है, तुम वहां जाके ज्वेलरी खरीदो, मैं अपने प्लान के पैसे से कटवा दूंगा, तुम मेरे को कैश दे देना। कह रहा है कैश चोरी हो गया तो, मैंने कहा अच्छा बैंक में डाल देना। तो माई अकाउंट इज इन कैनरा बैंक। तो मेरे कैनरा बैंक में कितने पैसे आ गए बच्चों, 33,000। और कैनरा बैंक सोच के चल रहा है कि सौरभ सर कितने पैसे निकालेंगे एट मैक्स, नॉट मोर देन 6,600। तो कैनरा बैंक 6,600 रुपीज अपने पास रखेगा बच्चों। और कितना पैसा आगे मिस्टर एफ को लोन के नाम पे दे दिया जाएगा, हाउ मच, 26,400 रुपये। ये भी वही काम करेगा जो बाकियों ने किया था। ये चलता जाएगा बच्चों, कब तक, जब तक है जान, चलता जाएगा जब तक जीरो ना हो जाए। तो बहुत टाइम लगेगा। तो सर आप इससे समझाना क्या चाहते हैं, मैं समझा चुका हूं जो मेरे को समझाना था, अब आपको समझना है। ध्यान से मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा बच्चों। बैंक में जो पैसे आए, आई रिपीट चिल्ड्रन, बैंक में जो पैसे आए, ध्यान दीजिएगा मैंने कहां पे सो कॉल्ड सर्कल ड्रॉ किया है, बॉक्सेस आर माय बैंक्स, बॉक्सेस आर माय बैंक्स, जस्ट इमीडिएटली बिफोर दैट
इन पैसों को बोलते हैं व्हाट इज टाइटल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी डिपॉजिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए? प्राइमरी डिपॉजिट। क्योंकि ये पैसा जब आएगा तो इसी से आगे पैसा निकलेगा, और जब बच्चों ये पैसा बैंक से निकला, आई रिपीट, ये पैसा बैंक से निकला, तो इसे एक नाम दिया जाता है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी और डेरिवेटिव। सर सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले वाले को प्राइमरी बोला था। सर डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उसी से डिराइव हुआ है। आई रिपीट, ये उसी से डिराइव हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सारे के सारे सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कितनी साइकिल्स बनी थी बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 बार में कितना पैसा लोन का बटा था? आई होप सो सब मेरे को बता देंगे बच्चों। फर्स्ट टाइम इट वाज 80,000, सेकेंड टाइम इट वाज 64,000, थर्ड टाइम इट वाज 51,200, इसके बाद कितना था चलन? 41,500, इसके बाद था 33,000, और इसके बाद कितना आ रहा था बच्चों? 26,400। यही वैल्यूज आ रही थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 80, 64, 51,200, 41,500, 33 एंड 26,400। तो कितने सेकेंडरी डिपॉजिट्स आपको यहां पे नजर आए चिल्ड्रन? 6 नजर आ गए। इन सब को जरा टोटल करिए और बताइए व्हाट वुड बी द वैल्यू। सबको टोटल करिए और बताइए वैल्यू कितनी आएगी। 2,96,300 लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं व्हाट? 3 लाख रुपीस। सबसे पहले मिस्टर एक्स ने कितने पैसे जमा किए थे बैंक में चिल्ड्रन? 1 लाख। हमारी सिर्फ 5-6 साइकिल्स ही हो पाई हैं और हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख। तो अगर मैं आपसे एक मैथ्स का सवाल पूछूं, 3 लाख इज व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 लाख चिल्ड्रन? 3 टाइम्स। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। व्हाट? क्रेडिट मल्टीप्लायर। अच्छा सर, अगर ये पूछा जाए कुल 1 लाख से एंड तक कितना लोन बटेगा, तो आप एक काम करिए, आज संडे भी है, लोग खाली भी रहेंगे, घर जाकर बांटते जाइएगा, जलेबी बनाते जाइएगा, बनाते जाइएगा, जब तक 0 हो जाए। कितनी वैल्यू होती है मेरे को शाम को फोन करिएगा, और मैं चैलेंज करता हूं शाम को भी आएगी नहीं। चलता जाएगा। नहीं सर, आई डू इट। समय ना बर्बाद करिएगा, जिंदगी बीत जाएगी, खत्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि लास्ट के 1 रुपए का भी 20% रखेंगे, 80% देंगे। 1 पैसे का भी 20% रखेंगे, 80% देंगे। रेकरिंग है, चल रहा है। सांसें रुक जाएंगी, ये ना रुकने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए बच्चों एक क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर? 1 अपॉन CRR या LRR। क्या बोला मैंने? 1 अपॉन CRR या LRR। तो बच्चों हमारा ये 20% था, तो डेसिमल में 0.20 हो जाएगा। 1 अपॉन 0.20, आंसर क्या आएगा? 5 टाइम्स। क्या आएगा आंसर? 5 टाइम्स। एंड देयर आफ्टर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कितना लोन बटा बाजार में, तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। व्हाट वाज द इनिशियल डिपॉजिट चलन? 1 लाख। क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना था बच्चों? 5 टाइम्स। तो कितना लोन बाजार में बटेगा? 5 लाख रुपए। तो अगर 1 लाख रुपए का इनिशियल डिपॉजिट है, 20% कैश रिजर्व रेशियो है, तो कंट्री में लोन कितना बटेगा चिल्ड्रन? 5 लाख रुपए। तो सर अगर आप ये 20% चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, वो भी सो कॉल्ड। मैं भी आपको बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए। कितना अपडेट करें झटपट फास्ट। So, taking certain examples where I'll be changing what is called as children CRR. क्या चेंज करेंगे हम लोग? CRR। और देखेंगे कि हमारे मल्टीप्लायर में या क्रेडिट क्रिएटेड में कोई फर्क आता है कि नहीं। तैयार है सब लोग? चलन
तैयार हैं सब लोग भाई? रेडी एवरीबडी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। विल बी टेकिंग अराउंड 4 एग्जाम्पल्स। सब लोग झटपट तैयार हो जाए। हेयर आई विल बी टेकिंग CRR ऑफ 10%। यहां पे लेते हैं CRR 5%। यहां पे ले लेंगे CRR 25%। और यहां पे ले लेंगे CRR लेटर से 40%। इज दैट अंडरस्टूड? फॉर्मूला सबको क्लियर है बच्चों? क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या होता है? 1/CRR, यही फॉर्मूला है, या LRR जो भी बोल रहे हैं। व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.10? लेट मी राइट इट। 1 डिवाइडेड बाय 0.10, 1 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0.4। बताइए क्या आंसर्स आएंगे बच्चों? यहां पे आ जाएगा आंसर 10 टाइम्स। हेयर इट वुड बी 20 टाइम्स। 1/0.5 है ना? 0.05, सॉरी 0.05, एंड 1/0.25 कितना होगा? 1/0.25। अरे सिंपल मैथ है भाई। कितना? 4 टाइम्स ही 40 टाइम्स। 40 कहां से हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.25, इट इज 4 टाइम्स। एंड व्हाट इज चिल्ड्रन 1 अपॉन सो कॉल्ड 0.4? 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जितना कम होगा CRR उतना ज्यादा होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर आप 5% पैसा रोक के चलेंगे तो 95% का लोन बांटेंगे, और अगर आप 40% पैसा रोक के चलेंगे तो सिर्फ 60% लोन बांटेंगे। द मोर यू रिटेन द लेस यू विल लेंड, द लेस यू विल रिटेन मोर यू विल लेंड। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करेगा CRR पे। तो बात सब समझ गए? CRR जितना कम होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना ज्यादा, और CRR जितना ज्यादा होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना कम होगा। तो आप एक कंटेंट को जरूर नोट डाउन कर लें बच्चों। और नोट डाउन क्या करेंगे? CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर आर इनवर्सली रिलेटेड। तो हायर द CRR, लोअर द मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएटेड। लोअर द CRR, हायर द मल्टीप्लायर क्रिएटेड। समझ गए इस बात को? नहीं समझे इस बात को? समझ गए? चलिए, तो सारी वैल्यू सबको समझ में आ गई बच्चों? तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 10% के CRR में आप कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे? 10 टाइम्स। 5% वाले में 20 टाइम्स, 25% वाले में 4 टाइम्स, और 40% वाले में सिर्फ 2.5 टाइम्स। तो जितना ज्यादा CRR होगा लोन उतना कम, और जितना कम CRR होगा लोन उतना ज्यादा। इज दैट क्लियर? 1 लाख को अगर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों हम लोग 10 से, तो क्या आंसर आएगा? 10 लाख। 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो 20 लाख, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 लाख, और 2.5 से मल्टीप्लाई करे तो 2.5 लाख। तो लोअर द CRR, हायर द क्रेडिट क्रिएटेड, हायर द CRR, लेस द क्रेडिट क्रिएटेड। समझे इस बात को सब लोग? बातें समझ में आ गई? तो झटपट अपडेट करें वेरी क्विकली चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, बिकॉज कंटेंट कमर्शियल है, इसलिए हमारे जो इंडिया के बैंक हैं चिल्ड्रन, दनादन लोन बांटते हैं। लोन बांटने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद उनसे RBI ये भी पूछेगा, भाई अपना हिसाब किताब तो बताइए क्या चल रहा है। तो उनको व्हाट्सएप का स्टेटस तो नहीं बताना है, बट अपने बैंक का फाइनेंशियल स्टेटस बताना है बच्चों। और फाइनेंशियल स्टेटस बताने के लिए उन्हें एक कागज तैयार करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बैलेंस शीट। द लेफ्ट साइड इज liabilities and the right side is what? assets। तो बच्चों जब बैंक में पैसे आते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आ गया, तो ये बैंक के लिए क्या हो गया बच्चों? असेट। पैसा बैंक का नहीं था, किसी ने वहां पे जमा किया था। तो इक्विवेलेंट बैंक के लिए मिस्टर एक्स जैसे इंसान क्या हो जाएंगे? लाइबिलिटी। तो बैंक की कस्टडी में 1 लाख रुपए वो असेट, बट अपना नहीं है, किसी का लिया हुआ है। और जब बैंक लोन बांटेगा तो अपने पास उन्होंने 20% पैसा रोक लिया,
ये पैसा बैंक का नहीं था, किसी से लिया हुआ था, तो जिससे लिया हुआ है वो इंसान बैंक के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। और आगे बैंक कितना पैसा लोन बांटेगा बच्चों, 80,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का मैंने एग्जांपल दिया है। तो आपको सारी बैलेंस शीट भी एग्जाम में नहीं बनानी, आपको बस ये एक बैलेंस शीट बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एट द टाइम व्हेन प्राइमरी डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड, balance sheet shows asset of 1 lakh and liability of 1 lakh. And when money is lent, that is secondary or derivative deposit is created, the bank's CRR is reflected as cash. लोन देना बैंक के लिए तो असेट होता है क्योंकि आप उसके डेटर हो, 80,000 रुपए, और ये पैसा बैंक का नहीं था, किसी से उन्होंने लिया था। तो एट द टाइम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट बैलेंस शीट ऐसी है, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट बैलेंस शीट ऐसी है। कैश 1 लाख कहां से है, ये 1 लाख रुपए कैश ही तो था। हाँ, तो डुअल एस्पेक्ट क्या होता है भाई, कॉमर्स का भूल गए क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री क्या होती है? मेरे को शोभा नहीं देता इकोनॉमिक्स की क्लास में गंदी बातें करना, बट मैं बोलूंगा। जब आप पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बैलेंस शीट में कैश और लायबिलिटी में कैपिटल नहीं आता क्या? वही चीज तो है। तो एक्स जब पैसा बैंक में लेके आया, आप अपने आप को बैंक का मैनेजर समझ लीजिए, केबिन में बैठे थे, शीशे से देख रहे थे, आया 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 आया, तो आपके दिमाग में लड्डू फूटा, आपने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो भाई यहाँ पे कैश आ गया, और ये डिपॉजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। भूल गए क्या डुअल एस्पेक्ट? इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। फिर 20,000 अपने पास रोक लिया और 80,000 का लोन बांट दिया। लोन जिसको दिया वो हमारा डेटर है, और डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों? असेट होता है। समझ में आ गया? तो प्लीज इसको लिख लें, हर चीज पे बच्चों क्वेश्चन बनेगा, हर चीज पे। मेरी बात पे विश्वास ना हो, अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स को की कोर्स में नहीं है, 2023 का बोर्ड का पेपर चेक कर लें, 4 से 6 नंबर का क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ गया? लिख लीजिए झटपट फास्ट। तो चलते हैं बच्चों आगे, और सो कॉल्ड आपको क्रेडिट क्रिएशन का टेक्स्ट वगैरह तो टाइम पास सब नजर आ ही जाएगा। ये एक टेबल है, जैसे मैंने अपना टेबल बनाया कितना कितना पैसा गया, तो मैंने अलग अलग बैंकों को लिया था, वो हमारा विला सिस्टम था, इनका फ्लैट है, एक ही सब निपटा दिए, एक ही जमीन पे। ठीक, तो 1,000 आया, फिर 800 लोन, 200 सीआरआर, फिर 800 लोन बटा उसमें 640 लोन बटेगा, 160 सीआरआर, फिर 640 लोन बटा मतलब प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में जमा हुआ, 512 लोन बटा और 128 सीआरआर। तो ये चलता रहेगा। ठीक, फॉर्मूला इज अंडरस्टूड 1 अपॉन LRR चिल्ड्रन। कैश रिजर्व रेशियो बोले या लिक्विड रिजर्व रेशियो या लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, इट इज सेम। SLR भी कुछ बुक्स में LLR करके लिखा गया है, तो CRR एंड LRR एक ही होता है, कैश रिजर्व रेशियो या लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LLR व्हाट लीगल लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। 12.5% अगर सीआरआर होगा चिल्ड्रन, तो सो कॉल्ड 0.125 कितने गुना लोन बटेगा? 8 गुना। तो याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, सीआरआर जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा, और सीआरआर जितना ज्यादा होगा बच्चों, क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना कम होगा। उल्टे चलते हैं हमेशा। तो अगर आप अपने पापा की बात के हमेशा विरुद्ध ही जाते हैं, वो कह रहे हैं खाना खाओ, आप कह रहे हैं सोएंगे, वो कह रहे हैं सो नहीं, आप कह खाना खाएंगे, तो पापा सीआरआर हो गए, आप मल्टीप्लायर हो गए। ठीक, लिख दिया सबने? बच्चों लिख दिया सबने? चलिए, मैंने आपको कुछ नोट दिए थे, उसमें भी कॉम्पोजिशन आपको मिल जाएगा। वेल, परेशान मत होइएगा। प्राइमरी डिपॉजिट समझ गए सबको क्या होता है? सेकेंडरी और डेरिवेटिव समझ गए? चलिए, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बता दिया। अजम्पशन बच्चों, माना गया है कि एक बार में एक ही बैंक काम कर रहा है। आई रिपीट, एक बार में एक ही बैंक काम कर रहा है, देयर आर नो मल्टीपल बैंक्स, और थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट रेट आरबीआई रिव्यू करता है। पहले नहीं करता था, ये अभी पिछले 7-8 साल से प्रैक्टिस की जा रही है, थोड़ा ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए। ओके, नहीं, मैंने अलग अलग बैंक लिया, बट एक बार में एक ही बैंक लिया। मैंने ये नहीं बोला कि अगर मेरे को 80,000 लोन मिला तो मैंने खर्चा 2 जगह कर दिया, एक जगह मैंने 40,000, एक जगह 40,000, ऐसे नहीं किया। हर बार एक एक बैंक आ रहा है, ये है यूनी बैंक का मतलब। पूरे हमारे आंसर में एक बैंक नहीं है, एक बार में एक बैंक है, ये मतलब है। गॉट इट? तो इस पे मैं समय ना बर्बाद करते हुए सीधे लिमिटेशंस पे आ रहा हूं चिल्ड्रन। पहला लिमिटेशन, अगर कंट्री में कैश ही कम हो जाए
तो क्रेडिट क्रिएशन विल ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज चिल्ड्रन, डिक्रीज। अपनी कॉपी में लिमिटेशंस लिख के मार्क कर ले, रेफर नोट्स, नोट्स में लिखा हुआ है जो मैंने आपको 28 पेजेस वाले दिए हैं। सीआरआर जितना ज्यादा होगा बच्चों, लोन उतना कम, और सीआरआर जितना कम होगा बच्चों, लोन उतना ज्यादा। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? बिजनेस कंडीशन, ये दो पर्सपेक्टिव हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। अगर बिजनेस कंडीशंस बहुत प्रॉस्पर है, कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर फिर लोगों को लोन लेने की क्या जरूरत, उनके पास अपना ही पैसा होगा। बट आपको आंसर ये नहीं लिखना, आंसर लिखना है कि अगर बिजनेस कंडीशंस बहुत प्रॉस्पर हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे हैं, बट वो लोन लेके और अच्छा बिजनेस करेंगे। आई रिपीट, लोन लेके बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, तो डिमांड फॉर लोन वुड इंक्रीज। इस पर्सपेक्टिव से आंसर लिख के आइएगा। रिसेशन या डिप्रेशन का टाइम है, बैंक की हालत खराब है, धंधा पानी चौपट है लोगों का, पता लगा पैसा लेके गया डूब गया, तो यहां पे बैंक लोन क्या करेगा, कम कर देगा या बढ़ा देगा? कम करेगा। तो अगर बैंक को पता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बैंक कहेगा और लोन ले लो, एक फैक्ट्री और खोल लो, 2 दुकानें और लगा लो, ताकि पैसा और कमाओ और हमें इंटरेस्ट और दो। रिसेशन चल रहा है, लॉस है बिजनेस में, क्या बैंक मैनेजर आएगा आपके बैंक ऑफिस में? वो आपको दे के भाग जाएगा कि आप पकड़ ना ले उसको। जितना ज्यादा कैश लोगों के घरों में होगा बच्चों, बैंक में उतने पैसे कम होंगे और लोग लोन भी कम ले पाएंगे, क्योंकि बैंक ज्यादा लोन दे नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मनी यूज हो। व्हाट? डिजिटल। तो पैसा घर में रहने की बजाय कहां जाएगा? बैंक में रहेगा। और बच्चे कहेंगे सर तो ऐसा नहीं कर सकते, जितना चाहे उतना पैसा छाप ले। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या आएगी, ये अगले लेक्चर का डिस्कशन है। मैंने एक वीडियो फ्लोट किया था मनी कुमार कॉमिक्स से आरबीआई की, उसको देखिएगा बच्चों, आज संडे, बड़ा मजा आएगा, मूवी देखने मत जाइएगा, पैसे बच जाएंगे आपके। ओके, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैंने उसमें की है, वो इसी के बाद फॉलो करने के लिए है। हर वो पॉलिसी जो मॉनेटरी कंसर्न से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, मनी सप्लाई से रिलेटेड है, क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी पॉलिसी। अगर बैंक चाहता है ज्यादा लोन बांटो, तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल। बैंक मतलब आरबीआई चाहता है। और अगर आरबीआई चाहता है नहीं, कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है, पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मत बांटो, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी पड़ेगी, बहुत रिजिड, ज्यादा लोन नहीं बांटेंगे। समझ गए? बस इन शब्दों को याद रखिएगा। अंग्रेजी लिखनी आती है, आंसर लिख लेंगे एग्जाम में, और सर नहीं आती तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है फिर। समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो अगले लेक्चर में मैं आपको आरबीआई का ज्यादा ज्यादा ज्ञान दूंगा। बट जिस वीडियो की बात कर रहे हैं एक बार देख लीजिएगा आप उसको, तो आपको बड़ा मजा आएगा क्यों हम जितने चाहे उतनी करेंसी नहीं छाप सकते। ओके, चलिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो लाइक कर दीजिएगा, पाकिस्तान के दुश्मन है तो कमेंट, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं। थैंक यू चिल्ड्रन।